स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां हम खोजते हैं उन विचारों को जिन्होंने मानव चिंतन की जड़ों को जन्म दिया। आज हम चलेंगे एक ऐसे विचारक की दुनिया में जिसने मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का साहस किया। एक ऐसा नाम जो एनाक्सागोरस का शिष्य था, परंतु स्वयं एक युग का शिक्षक बना, आर्किलोस। उसने कहा, न्याय और अन्याय प्रकृति से नहीं बल्कि समाज से उत्पन्न होते हैं। उसकी सोच ने नैतिकता, राजनीति और मानवीय चेतना के बीज बोए, जो आगे चलकर सुकरात के दर्शन में फले फूले। तो आइए डूब जाए उस युग में जहां विज्ञान, तत्व और आत्मा एक ही विचार की तीन परतें थी। यह है टोटल फिलॉसफी का प्रस्तुतिकरण, आर्किलोस, विचारों की जड़ें। यूनान की धरती पर सूरज धीरे धीरे समुद्र की लहरों में ढल रहा था। एथेंस से दूर उत्तर की ओर एक नगर था, एथेंस का साथी, पर उससे अलग भी, जहां व्यापार, युद्ध और ज्ञान तीनों साथ चलते थे। उसी भूमि पर लगभग 480 ईसा पूर्व एक बालक जन्मा, जिसका नाम इतिहास ने आर्किलेस के रूप में याद किया। यह वह समय था जब यूनान परिवर्तन के द्वार पर खड़ा था। एक ओर देवताओं में अंधविश्वास था, लोग बिजली को जूस का क्रोध मानते थे, तो दूसरी ओर कुछ विचारक थे जो कहने लगे थे, जो कुछ भी है वह प्रकृति के नियमों से है, देवताओं की इच्छा से नहीं। आर्किलेस इन्हीं विचारों की मिट्टी में पला था। उसके पिता एक साधारण व्यक्ति थे, व्यापार से जुड़े हुए, पर वे शिक्षा और विचार को महत्व देने वाले थे। आर्किलेस बचपन से ही सवाल पूछने वाला बालक था। वह तारों को देखता और पूछता, क्यों ये हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं? वह नदी के पास बैठता और सोचता, क्यों यह बहती है, कहां से आती है? शायद उसे तब भी एहसास नहीं था कि यही सवाल एक दिन उसे उन विचारों तक ले जाएंगे जो पूरी मानव सभ्यता के सोचने का तरीका बदल देंगे। यूनान का समाज उस समय विरोधाभासों से भरा था। जहां कुछ लोग गुलाम थे, वहीं कुछ दार्शनिक ज्ञान के देवता माने जाते थे। कला और युद्ध दोनों का समान सम्मान था। लोग तर्क भी करते थे, पर देवताओं से डरते भी थे। आर्किलेस का बालमन इसी जटिल दुनिया में आकार ले रहा था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे एथेंस भेजा गया, जहां उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि वहीं उसकी मुलाकात हुई अनाक्सागोरस से। वह व्यक्ति जिसने सूर्य को गर्म पत्थर कहा था और ब्रह्मांड को मन, नोज से संचालित बताया था। अनाक्सागोरस अपने समय से बहुत आगे था और आर्किलेस उसकी विचारधारा से तुरंत प्रभावित हुआ। वह अनाक्सागोरस का शिष्य बन गया, पर जैसा हर सच्चा विद्यार्थी करता है, उसने अपने गुरु की बातों को केवल दोहराया नहीं, बल्कि उनसे आगे सोचने की हिम्मत की। अनाक्सागोरस कहता था कि सब कुछ माइंड यानी नोज से शुरू होता है। आर्किलेस ने पूछा, अगर ऐसा है तो ये माइंड कहां से आया? क्या वह भी किसी भौतिक तत्व से बना है? यह वही क्षण था जब आर्किलेस ने दार्शनिकता का दरवाजा अपने लिए खोला। वह कहता था, सृष्टि केवल विचार से नहीं बल्कि प्रकृति के परिवर्तन से बनी है, और यह परिवर्तन गर्मी और ठंड से प्रारंभ हुआ। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि तब तक यूनान में यह मान्यता थी कि सब कुछ किसी देवता की इच्छा से चलता है। आर्किलेस ने पहली बार कहा, देवता नहीं बल्कि प्रकृति ही नियम बनाती है। यह कहना उस समय खतरे से खाली नहीं था। दार्शनिकों को अक्सर अधार्मिक कहकर निर्वासित कर दिया जाता था, कुछ को तो मौत की सजा भी मिली। पर आर्किलेस ने अपने विचार नहीं छोड़े। वह कहता था, जब तक मनुष्य डरता रहेगा, वह सत्य को नहीं जान पाएगा। यही वाक्य आगे चलकर सोक्रेटिस के विचारों की जड़ बना, क्योंकि सोक्रेटिस आर्किलेस का विद्यार्थी था। कहा जाता है, आर्किलेस ने सोक्रेटिस से कहा था, मनुष्य तब तक न्याय को नहीं समझ सकता जब तक वह यह न समझे कि न्याय प्रकृति से आता है, ना कि किसी राजा या देवता के आदेश से। और यही वह विचार था जिसने पश्चिमी दर्शन को धर्म से अलग कर नैतिकता और तर्क की दिशा में मोड़ा। आर्किलेस का जीवन बहुत सरल था, पर उसका मन तूफान की तरह सक्रिय। वह अक्सर अकेला चला जाता, जंगलों में, पहाड़ों के बीच, जहां वह प्रकृति के परिवर्तन को देखता। वह कहता था, हर परिवर्तन के पीछे एक कारण होता है और कारणों की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। उसका अध्ययन क्षेत्र केवल दर्शन नहीं था, वह ज्यामिति, खगोल शास्त्र और संगीत में भी निपुण था। वह मानता था कि ध्वनि और गति भी प्राकृतिक नियमों का हिस्सा है। उसके अनुसार जब हवा चलती है तो ध्वनि पैदा होती है,
जैसे मनुष्य की आत्मा गति से विचार पैदा करती है। धीरे धीरे आर्केलास का नाम फैलने लगा। लोग कहते वह व्यक्ति जो देवताओं को नहीं प्रकृति को समझता है। कई लोग उसे पसंद करते थे, कई उससे डरते थे, पर हर कोई जानता था वह सोच में ईमानदार था। वह जीवन के हर पहलू को कारण से जोड़कर देखता था, यहां तक कि नैतिकता को भी। वह कहता था, अच्छाई और बुराई प्रकृति से आती है। मनुष्य अच्छा इसीलिए नहीं होता कि कोई देवता ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव और बुद्धि उसे ऐसा करने को प्रेरित करते हैं। यही विचार सोक्रेटिस तक पहुंचे और आगे चलकर प्लेटो व एरिस्टोटल के दर्शन की नींव बने। पर आर्केलास को इतिहास ने ज्यादा जगह नहीं दी। वो पर्दे के पीछे का विचारक रहा, जिसने एनेक्सागोरस की रोशनी और सोक्रेटिस की आग के बीच पुल बनाया। आर्केलास अब एक शिक्षक बन चुका था। उसके पास शिष्य आते, कोई गणित सीखने, कोई खगोल देखने और कुछ सिर्फ यह सुनने कि जीवन का अर्थ क्या है। वो कभी मंच पर नहीं बोलता था। वो जमीन पर बैठता, एक पत्थर पर हाथ रखता और कहता, देखो यही पत्थर भी जीवित है, अपने नियमों से। लोग हैरान हो जाते, पत्थर जीवित, यह कैसे संभव है? आर्केलास मुस्कुराता और कहता, जीवन वहां है जहां गति है और गति हर जगह है। उसका दर्शन प्रकृति माध्य पर आधारित था। वो मानता था कि शुरुआत में केवल गर्मी और ठंड थी। इन दोनों ने मिलकर संसार की रचना की। गर्मी ने वस्तुओं को फैलाया, ठंड ने उन्हें संकुचित किया, और इस टकराव से वायु, जल, भूमि और फिर जीव उत्पन्न हुए। यह विचार आधुनिक विज्ञान के एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत निकट था। लेकिन 2500 साल पहले किसी व्यक्ति का ऐसा सोचना मानो जादू से पहले विज्ञान की घोषणा करना था। आर्केलास के अनुसार सभी वस्तुओं में जीवन का एक अंश होता है। यह सोच बाद में स्टोइक्स और हेराक्लिटस के विचारों में गूंजती रही। वह कहता था, जो कुछ भी है वह किसी कारण से है, और कारण केवल देवताओं के आदेश से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से उत्पन्न होता है। आर्केलास का मानना था कि मनुष्य की आत्मा भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। वह कहता था, मनुष्य की आत्मा वायु से बनी है, क्योंकि वायु ही सबसे सूक्ष्म और गतिशील तत्व है। यह विचार बाद में स्टोइक दर्शन में न्यूमा कहलाया, जो आत्मा और ब्रह्मांड दोनों में व्याप्त है। आर्केलास के लिए न्याय, जस्टिस भी प्रकृति का ही एक विस्तार था। वह कहता था, न्याय का स्रोत कोई राजा, धर्म या कानून नहीं, बल्कि मनुष्य की प्रकृति है। यह विचार उस समय बेहद साहसी था, क्योंकि यूनान में न्याय देवताओं की कृपा से जुड़ा माना जाता था। वह अपने शिष्यों से कहता, मनुष्य ने न्याय का निर्माण नहीं किया, उसने उसे खोजा है, जैसे वह प्रकृति में पहले से था। सोक्रेटिस, जो उस समय उसका युवा शिष्य था, इन विचारों से गहराई से प्रभावित हुआ। सोक्रेटिस ने बाद में जब कहा, मैं केवल यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उसमें आर्केलास की ही वह सोच थी जो कहती थी, ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। आर्केलास ने समाज के बारे में भी अद्भुत बातें कही थी। वह कहता था, मनुष्य अकेला नहीं जी सकता। वह दूसरों के साथ इसलिए रहता है क्योंकि उसमें न्याय और भय दोनों हैं। यह बात आधुनिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों की नींव है। वह मानता था कि सभ्यता तब बनी जब मनुष्यों ने एक दूसरे से लड़ना छोड़कर न्याय और नियमों को स्वीकार किया। यानी समाज प्रकृति से उत्पन्न हुआ, धर्म या किसी ईश्वरीय आदेश से नहीं। आर्केलास ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, पर उसके शिष्यों ने उसकी बातों को याद रखा। सोक्रेटिस ने इन विचारों को आगे बढ़ाया और प्लेटो ने उन्हें लिखित रूप दिया। इस तरह आर्केलास वह कड़ी बना जिसने प्रकृति दर्शन से नैतिक दर्शन की ओर सेतु तैयार किया। वह कहता था, मनुष्य के भीतर का संघर्ष उसके बाहर के संसार का प्रतिबिंब है। यानी अगर हम प्रकृति को समझ लें तो हम अपने भीतर के नियमों को भी समझ सकते हैं। आर्केलास का विश्वास था कि ज्ञान केवल तर्क से नहीं, अनुभव, जो देखता नहीं वह सोच भी नहीं सकता। इसलिए वह अपने शिष्यों को बाहर भेजता, जाओ आकाश देखो, नदी को सुनो, धरती की गंध महसूस करो, क्योंकि दर्शन किताबों से नहीं प्रकृति से सीखा जाता है। यह विचार इतना अनोखा था कि प्लेटो के एकेडमी तक में इसका असर दिखा, जहां हर छात्र से यह पूछा जाता था, क्या तुमने कभी प्रकृति को सच में देखा है? आर्केलास यह भी मानता था कि आत्मा और शरीर अलग नहीं है।
वह दोनों को एक ही ऊर्जा के दो रूप मानता था। उसके अनुसार जब शरीर मरता है तो आत्मा हवा की तरह ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। वह कहता था, हम मिटते नहीं, बस बदलते हैं। यह विचार सुनने में आज साधारण लगता है, पर तब यह धार्मिक विचारों के विरुद्ध एक चुनौती थी, क्योंकि उस समय लोग मानते थे कि आत्मा देवताओं की दी हुई है और स्वर्ग या नरक में जाती है। पर आर्केलेयस कहता था, आत्मा प्रकृति से आती है और उसी में लौट जाती है। उसकी यह सोच आधुनिक कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की अवधारणा से मिलती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। आर्केलेयस के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। वह कहे, हम जन्म से कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ देख देख कर सुन सुनकर सीखते हैं। यानी वह एम्पिरिसिज्म का आरंभ करता था, जो बाद में एरिस्टोटल के विचारों की जड़ बनी। वो यह भी कहता था कि मनुष्य पहले डर से जीता था, फिर ज्ञान से। यह उसके दर्शन की आत्मा था। उसका मानना था कि मानव सभ्यता का पहला चरण भय था, जब मनुष्य बिजली, तूफान, मृत्यु से डरता था। पर जब उसने समझना शुरू किया, तभी वह मनुष्य कहलाया। आर्किलेयस के विचार धीरे धीरे एथेंस में फैलने लगे, पर जितने समर्थक बढ़े उतने विरोधी भी हुए। कुछ लोग कहते यह देवताओं का अपमान करता है, कुछ कहते यह तो सत्य बोलता है जो सब नहीं सुन सकते। पर आर्किलेयस को फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता था, सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चे मन की। वह आगे कहता, मनुष्य तभी स्वतंत्र होगा जब वह डर और अंधविश्वास से मुक्त होगा। यही वाक्य सोक्रेटिस की स्वतंत्र चिंतन धारा की जड़ बना और पश्चिमी दर्शन में फ्री विल की अवधारणा का जन्म हुआ। यहां तक आर्केलेयस की विचारधारा का मूल ढांचा तैयार हो चुका था, प्रकृति, आत्मा, न्याय, समाज, स्वतंत्र। अब अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 शुरू करूं, जहां हम देखेंगे कि आर्किलेयस के विचार कैसे सोक्रेटिस तक पहुंचे, कैसे उसके शिष्य ने उन विचारों को व्यवहार में बदला और कैसे एक शिक्षक का दर्शन पूरी सभ्यता की दिशा मोड़ गया। आर्किलेयस अब उम्र में परिपक्व हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में वही चमक थी, सवाल पूछने की, समझने की और बताने की। एथेंस में उसका नाम अब केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के दार्शनिक के रूप में लिया जाता था। और तभी उसकी कक्षा में एक नया शिष्य आया, एक युवक, साधारण चेहरा पर असाधारण जिज्ञासा लिए हुए, जिसका नाम था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस शुरू से ही अलग था। वह बहुत बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो हर वाक्य में मानो जीवन का प्रश्न छिपा होता। आर्किलेयस ने पहली बार जब उससे बात की तो मुस्कुराया, तुम्हारे भीतर सवाल है, बहुत गहरे सवाल। सोक्रेटिस ने झुककर कहा, मैं उत्तर नहीं चाहता, मैं समझ चाहता हूं। यही क्षण इतिहास में ज्ञान की एक नई परंपरा की शुरुआत था। आर्किलेयस, जो प्रकृति और न्याय की बात करता था, अब देख रहा था कि यह युवा मन उसी विचारों को मानव व्यवहार और नैतिकता तक ले जा सकता है। वह कहता, आर्केलास ने प्रकृति को देखा, मैं मनुष्य की प्रकृति देखूंगा। आर्केलास अपने शिष्य को प्रोत्साहित करता, सवाल पूछो क्योंकि प्रश्न ही ज्ञान का द्वार है। और सोक्रेटिस पूछता गया, अगर न्याय प्रकृति से आता है तो क्या हर मनुष्य में न्याय है? अगर अच्छाई जन्मजात है तो बुराई कहां से आती है? आर्केलास उत्तर देता, बुराई अज्ञान से आती है, क्योंकि जो जानता है वह हानि नहीं करता। यह वही विचार था जो बाद में सोक्रेटिक फिलॉसफी का केंद्र बना। ज्ञान ही सद्गुण है। आर्केलास की कक्षा अब केवल एक जगह नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। एथेंस की गलियों में उसके शिष्य तर्क करते, विचारों पर बहस करते और लोगों को सोचने पर मजबूर करते। वह कहता, सत्य को छिपाना सबसे बड़ा पाप है। आर्केलास और सोक्रेटिस अक्सर एथेंस की पहाड़ियों पर साथ चलते। दोनों आसमान देखते, नदी का शोर सुनते और प्रकृति में छिपे नियमों पर बात करते। आर्केलास कहता, देखो, सब कुछ एक नियम से चलता है। सोक्रेटिस पूछता, क्या मनुष्य का जीवन भी? आर्केलास जवाब देता, हां, अगर वह अपने भीतर के नियम को सुन सके। ये भीतर के नियम की धारणा बाद में सोक्रेटिस की आत्म समीक्षा, नो दाई सेल्फ और प्लेटो के फॉर्म सिद्धांत का बीज बनी। धीरे धीरे आर्केलास की उम्र बढ़ने लगी, पर उसके विचार और तेज हो गए। वह अब प्रकृति के साथ साथ मनुष्य की आत्मा पर भी अधिक ध्यान देने लगा था। वह कहता, आत्मा में भी गति है जैसे आकाश में ग्रहों की गति होती है। ये एक गहरी तुलना थी, जिसने बाद में दार्शनिकों को यह सोचने पर मजबूर किया
कि मनुष्य का मन भी कॉस्मोस की तरह चलता है, नियमबद्ध, संतुलित और कभी-कभी अराजक। आर्केलेस ने सोक्रेटिस को सिखाया कि विचार कभी स्थिर नहीं होते, वे बदलते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। वह कहता था, विचार पेड़ों की तरह हैं, जड़ें एक जैसी होती है पर शाखाएं अलग-अलग। यह विचार सोक्रेटिस की संवाद शैली, डायलेक्टिक मेथड में दिखाई दिया, जहां वह हर तर्क को प्रश्नों से परखता। सोक्रेटिस ने अपने गुरु से सीखा कि सत्य कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह वार्तालाप में जन्म लेता है। आर्केलाउस का जीवन अब शांत होने लगा था। वह पहले से कम बोलता था, पर जब बोलता तो उसके शब्द मानो हवा में ठहर जाते थे। वह कहता, मैंने देखा है सत्य कभी जोर से नहीं बोलता, वह बस सुनने वालों के कानों में फुसफुसाता है। एक बार सोक्रेटिस ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या सत्य कभी पूरी तरह जाना जा सकता है? आर्केलाउस मुस्कुराए, नहीं, पर हर खोज उसे और साफ करती है। उन दिनों एथेंस राजनीति और शक्ति के खेल में उलझा था। दार्शनिकों को अक्सर शंका की नजरों से देखा जाता, पर आर्केलाउस अपनी दुनिया में मग्न था, जहां न राजा था न धर्म, सिर्फ विचार थे। वह कहता, मनुष्य ने जब शब्द सीखे तब उसने शक्ति पाई, पर जब उसने सत्य सीखा तब उसने स्वतंत्रता पाई। सोक्रेटिस अपने गुरु के इन शब्दों को अपने भीतर गहराई तक बसा लेता। वह आगे चलकर कहेगा, बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं होता। और ये वाक्य आर्केलाउस के दर्शन का ही प्रतिध्वनि था, जो कहता था, समझो फिर मानो। आर्केलाउस का प्रभाव यहीं तक नहीं रुका। सोक्रेटिस के जरिए यह प्लेटो तक पहुंचा, फिर एरिस्टोटल तक और फिर पूरे पश्चिमी दर्शन तक। पर विडंबना यह थी कि इतिहास ने आर्केलाउस का नाम उतना नहीं लिखा जितना उसके शिष्यों का। वह दीपक था जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता रहा। अपने अंतिम दिनों में आर्केलाउस अकेला रहा। कहा जाता है, वह समुद्र के किनारे बैठकर घंटों लहरों को देखता रहता। कभी कभी वह कहता, देखो, लहरें भी सिखाती हैं, उठना और गिरना दोनों प्रकृति का हिस्सा है। उसकी मृत्यु कब हुई ये स्पष्ट नहीं, पर उसके विचार कभी नहीं मरे। वह कह गया, प्रकृति और न्याय एक सिक्के के दो पहलू है। जो प्रकृति को समझता है वही न्याय को समझ सकता है। आर्केलाउस की यह जीवन यात्रा यही समाप्त नहीं होती। उसके विचारों ने प्लेटो, एरिस्टोटल और आधुनिक विज्ञान को प्रभावित किया, और कैसे एक भुला दिया गया नाम आज भी हर विचार में कहीं न कहीं सांस लेता है। आर्केलाउस के जाने के बाद एथेंस की गलियों में उसका नाम शायद कम सुना गया, पर उसके विचार हवा की तरह फैल चुके थे, जो कभी केवल उसके शिष्यों के कानों में गूंजते थे। वह अब सोक्रेटिक वार्तालाप, प्लेटो के लेख और अरस्तु के सिद्धांतों में जीवित थे। आर्केलाउस ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान केवल अवलोकन और अनुभव से आता है। वह कहता था, देखो, समझो और फिर विश्वास करो। इस सरल मंत्र ने बाद में वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी, क्योंकि विज्ञान और दर्शन का मूल यही था, सिद्धांत से पहले अवलोकन, तर्क से पहले अनुभव। उसने प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से अलग नहीं देखा। मनुष्य के भीतर जो नियम और संतुलन है, वह उसी नियम और संतुलन का हिस्सा है जो ब्रह्मांड में है। इस विचार ने बाद में स्टोइसिज्म और मॉडर्न फिलॉसफी दोनों को प्रेरित किया। सोक्रेटिस ने अपने जीवन में आर्केलाउस की शिक्षाओं को संजोया। उसने प्लेटो को बताया कि मेरा गुरु आर्केलाउस है, जिसने मुझे यह सिखाया कि ज्ञान का आधार प्रकृति और अनुभव है। प्लेटो ने इसे फॉर्म्स और आइडियाज में विकसित किया, और एरिस्टोटल ने इसे तर्क और व्यवस्था में बदल दिया। आज जब हम विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन की बात करते हैं, तो आर्केलाउस के विचार कहीं ना कहीं मौजूद है। एनर्जी का कॉन्जर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट का नियम और मनुष्य के भीतर नैतिकता और न्याय की खोज, ये सभी उसकी सोच का प्रतिफल है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि नैतिकता और न्याय केवल समाज या देवताओं से नहीं आते। मनुष्य अपने अनुभव और तर्क से इन्हें पहचानता है। यह विचार आज भी लोकतंत्र, मानवाधिकार और समाजशास्त्र के मूल में है। आर्केलाउस का जीवन यह भी सिखाता है कि सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती। वह संघर्ष और आलोचना के बीच पनपा, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी धरोहर है, प्रकृति से सीखो, मनुष्य से सोचो और सत्य की खोज कभी न छोड़ो।
इस प्रकार आर्केलास का नाम भले ही इतिहास में कम लिखा गया हो, पर उसकी सोच हर उस विचार में जीवित है जो स्वतंत्र, तर्कसंगत और अनुभव आधारित है। और यही है आर्केलास का असली संदेश। सत्य खोजो, प्रश्न पूछो और अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। यही था हमारा आज का दार्शनिक सफर आर्केलास के विचारों की गहराई में। आशा है कि इन शब्दों ने आपके मन में सोच के बीज बोए होंगे और आपको भी अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आने वाले समय में हम और भी महान विचारकों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनके दर्शन, उनके प्रश्न और उनके उत्तर। धन्यवाद और याद रखें, सोचना कभी बंद मत करें। टोटल फिलॉसफी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हर विचार में छुपा है एक नया संसार।